हेलो दोस्तों, तो अपन आज फिर मिल रहे हैं अपने ऑडिट के फ्री फास्टैग बैच में। सर, फ्री फास्टैग बैच मतलब क्या? मैंने जो आपको पहले प्रॉमिस करा था कि पूरा का पूरा ऑडिट का फ्री फास्टैग बैच नवंबर 22 के लिए मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो वो वही है। और बाकी के जितने भी रिमेनिंग चैप्टर है वो या तो डल चुके हैं, आप जब भी वीडियो देख रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है, या फिर और जो रिमेनिंग चैप्टर वो डलने वाले नीचे प्ले लिस्ट पे मैंने लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का। ओके सर, ये उसी बुक से होगा जो मैंने कुछ दिन पहले रिलीज करी थी, फुल्ली इन टेबुलर एंड चार्ट फॉर्मेट। क्वेश्चंस भी इसी बुक के अंदर है, लाइक एक क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के नीचे हो गया, और बाकी पूरी टेबुलर चार्ट फॉर्मेट के अंदर रहेगी, क्वेश्चन वगैरह सब इधर ही रह गया। ओनली 500 पेजेस के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस इस बुक के अंदर कवर है, ओनली 500 पेजेस के अंदर, एज पर आईसीआई ओनली। चलो, तो अपन शुरू करते हैं। सर, एक और बार वापस बता दूं, ऐसे तो हर वीडियो में बताता हूं कि मैं क्या करूंगा इस फास्ट ट्रैक पेज में। देखो, समझने वाला काम तो अपन करेंगे ही, समझने वाला हर इंसान काम करता है, समझाता हर कोई है। बट अपन एक स्पेशल चीज रखेंगे कि जो ज्यादा फोकस रखेगा समझने के साथ साथ, अपन एक फोकस अच्छा खासा रटने पे भी देंगे। बिकॉज मैं पहले भी खूब बार बोल चुका हूं कि जब तक आप रटोगे नहीं तब तक ऐसे ही आपको मार्क्स नहीं देगा, तो रटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम व्यर्थ करे। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने की जरूरत नहीं है कि इसको डिफिनेशन तो यू दे दी मैंने एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, पर मेरे से अच्छा तुम जानते हो। तुम इंडेज 110 पढ़ चुके हो, इंडेज 103 पढ़ चुके हो, और बहुत सारे जो उसके इंडेज 111 है जो जॉइंट वेंचर वाले, वो सब पढ़ चुके हो तुम ऊपर से, ठीक है। तो तुम समझते हो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। वो प्रिपेयर होता है AS21 और इंडेज 110 के लिए। उसमें उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर दे रखी है कि सीएफएस कैसे बनाना चाहिए, वो AS21 और एएस इंडेज 110 में बताया गया है, ठीक है। बस अब एक ये देखो कि जो भी सीएफएस बनता है, जो अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी का एक स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, तो वो पेरेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, पेरेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसकी इच्छा पे, कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको वो चाहे तो जो उसका पेरेंट ऑडिटर है, मतलब जो उसका स्टैंडअलोन के जो ऑडिट कर रहा है, उसी को बोल दे कि सीएफएस की ऑडिट कर, या फिर वो सीएफएस का ऑडिटर एक अलग रख ले, या फिर सीएफएस का ऑडिटर वो अलग रख ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। या तो वो नया ऑडिटर रखे, या फिर जो उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहा है पेरेंट कंपनी का, वो उसी को एंगेज कर ले उसकी सीएफएस की ऑडिट में। मतलब स्टैंडअलोन के साथ साथ सीएफएस की ऑडिट भी होती है, ठीक है। अब सीएफएस कंपनीज एक्ट के अंदर मैंडेटरी है, कोई नॉर्मल बात है, कंपनीज एक्ट के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वापस एक बार फटाफट आउट कर देता हूं कि सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि जहां जैसे कंपनी खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है स्टैंडअलोन, वैसा का वैसा सेम सीएफएस भी उसी ओन मैनर के अंदर बनाएगी, अगर किसी भी कंपनी के जॉइंट वेंचर सब्सिडरी वगैरह है तो। वेर कंपनी इज वन और मोर सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर in addition to own financial statement prepared CFS in the same manner as its own, जैसे खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है स्टैंडअलोन, वैसे ही सेम सीएफएस बनाएगी। वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अप्रूव होगा, एजीएम के सामने उसको भी अपन ले डाउन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाएगा, एजीएम के सामने उसको भी अपन ले डाउन करेंगे, जिसे जब स्टैंडअलोन को अपन रखते हैं एजीएम में, वैसे सेम इसको भी रखेंगे। और जब भी आप सीएफएस बनाओ तो सीएफएस के साथ एक साइलेंट फीचर ऑफ सब्सिडरी, साइलेंट फीचर ऑफ सब्सिडरी आपको रखना पड़ेगा एओसी 01, कि एओसी 01 के अंदर अपन रखेंगे एक सेपरेट स्टेटमेंट, जिससे सब्सिडरी के जितने भी फाइनेंशियल, सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके क्या फीचर्स है वो उसके अंदर अपन बताएंगे। ये कम इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इसलिए इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उड़ा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज जो इसके अंदर मेन है कि अगर एएस इंडेज नहीं बोलता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, एएस इंडेज मना कर दे कि आपको सीएफएस नहीं बनाना है, तो फिर आप केवल शेड्यूल 3 की कंप्लायंस कर लो, केवल शेड्यूल 3 की कंप्लायंस कर लो, कि शेड्यूल 3 ने जो बोला है सीएफएस को लेके, तो वो कर लो तो भी काफी है, तो भी हम मान लेंगे कि आपने कंप्लायंस कर ली। सी, जो एएस इंडेज है वो तो डिस्क्लोजर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट देते हैं कि आपको सीएफएस बनाना है तो ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, इतनी सारी डिस्क्लोजर देना, सब देने। पर अगर किसी कंपनी के ऊपर एएस इंडेज नहीं लग रहा है और केवल शेड्यूल 3, तो केवल शेड्यूल 3 की कंप्लायंस ही कर लो, क्योंकि कंपनी एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, मतलब शेड्यूल 3 तो लगना ही लगना है, तो केवल शेड्यूल 3 की कंप्लायंस कर लो, हम मान लेंगे कि आपने पूरी कंप्लायंस आपकी कर ली है। तो ये चीज आप एक बार ध्यान से ध्यान रखना। अब ये चीज, एग्जेम्पशन टू प्रिपेयर सीएफएस, मैंने बोला कि सीएफएस बनाना ऊपर मैंडेटरी है, इसी अगर आपकी सब्सिडी वगैरह है, पर कुछ एग्जेम्पशन दे रखे हैं, सब में अलग अलग एग्जेम्पशन है। कंपनीज एक्ट में अलग एग्जेम्पशन है, एस 21 में अलग है, इन एस 110 के अंदर अलग है। मतलब अगर आप एस फॉलो कर रहे हो तो ये एग्जेम्पशन आप पे ये वाला लगेगा, इंडेस फॉलो कर रहे हो तो ये वाला लगेगा, कंपनीज एक्ट तो सब पे ही लगता है तो ये वाला एग्जेम्पशन लगेगा। मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक तरह का एग्जेम्पशन ही आप पे सब पे लग जाएगा,
ठीक है, तो जैसे कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पशन अपन कंपनी में पढ़ सके कि अगर कोई सब्सिडरी है, वेदर होली ऑन्ड और पार्शियली ऑन्ड, अगर अपनी कोई सब्सिडरी है, लाइक समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सब्सिडरी एक तो बी हो गई, सी भी हो गई। दोनों के केस में आप ये मान लो कि सब्सिडरी है अनलिस्टेड है, एक तो ये सब्सिडरी अनलिस्टेड है, साथ में नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, लिस्टिंग के प्रोसेस में भी नहीं है ये, ठीक है। एक तो ये कंडीशन पूरी हो गई, ये एक सब्सिडरी है और इस सब्सिडरी ने इनके मेंबर को इंटीमेट कर दिया, इनके मेंबर को, बीएनसी के जो अपने मेंबर है, मतलब कोई भी एक सब्सिडरी ले लो, दोनों ले लो, जो भी तुमको लग रहा है, कि सब्सिडरी ने अपने मेंबर को इंटीमेट कर दिया कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस नहीं बनाएंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ठीक है, फिर आप मत बनाओ चलेगा, पर किसी का ऑब्जेक्शन आ गया तो बनाना पड़ेगा। तो किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आया सब्सिडरी में, और आपकी कोई एक पेरेंट कंपनी सी की या तो बी हो गई, या फिर बी की ए हो गई, या फिर सी की ए हो गई, मतलब कोई भी एक पेरेंट, या तो इंटरमीडिएट पेरेंट या फिर अल्टीमेट होल्डिंग, मतलब अल्टीमेट होल्डिंग और इंटीमेट पेरेंट, मतलब जो सी है, सी का पेरेंट कौन है, एक बार तो बी हो गया, पर सी की अल्टीमेट होल्डिंग कौन है, ए। तो अब सी के लिए अगर अपन बात करें तो सी में से चाहे बी, या तो बी वाला बंदा मतलब बी वाली कंपनी या ए वाली कंपनी, इन दोनों में से कोई भी एक अल्टीमेट कंपनी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के फाइल कर रही है, इन दोनों में से कोई भी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के फाइल कर रही है, तो सी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन शॉर्ट चाहे सी अब बनाएगा, अगर बी बनाएगा तो बी पहले सी का डाटा कंसोलिडेट करके देगा, बी और सी का देगा, फिर ए बनाएगा तो ए बी सी कंसोलिडेट करके देगा। तो इतनी झंझट क्यों रखनी, जब ए ऑलरेडी बना ही रहा है तो ए बी सी तीनों एक साथ डाटा दे ही देगा ना, एक अलग, तो बस वही, ठीक है। हम्म तो एक तो सब्सिडी ने इंटीमेट कर दिया, किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। फर्दर कंपनी नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, और लिस्टेड भी नहीं है, लिस्टिंग के प्रोसेस में भी नहीं है, और अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, वो फाइनली फाइल कर रही है सीएफएस। अगर ये कंडीशन हो गई तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको सीएफएस नहीं बनाना, पर एस और इंडेस के अकॉर्डिंग तो बनाना है। इस कंडीशन में केवल कंपनीज एक्ट ने एग्जाम्पशन दिए, एस इंडेस ने नहीं दिया आपको एग्जाम्पशन, ठीक है। एस 21 आपको कब एग्जाम्पशन देता है, आपको सब्सिडी को उस सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना सीएफएस के अंदर, 4-5 सब्सिडी है, किसी भी एक दो सब्सिडी पे ये कंडीशन लग गई ये वाली, तो उस सब्सिडी पे सीएफएस नहीं लगेगा, उस सब्सिडी पे सीएफएस में इंक्लूड मत करना। क्या लग गया, वो या तो कंट्रोल जो लिया है सब्सिडी का वो टेम्परेरी है, या तो टेम्परेरी कंट्रोल है, मतलब मैंने उस सब्सिडी के शेयर मतलब 51% किसी भी कंपनी के शेयर हायर कर लिए, पर मेरा इंटेंशन था कि मैं उसको बहुत जल्द बेच दूंगा, ओनली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया था, किसी भी ऐसे पर्पस के लिए कि मेरा टेम्परेरी कंट्रोल था, किसी भी एक छोटे टर्म के टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है मैंने 29 मार्च को लिया था, मेरा प्लान है कि 3 मार्च को रेट बढ़ने वाली है, मेरे को इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं 29 मार्च को लेकर थर्ड मार्च अप्रैल पे तो बेचने वाला हूँ, तो बीच में 31 मार्च भी आ रही है, तो मैं उसका सीएफएस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई टेम्परेरी कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है कोई जो उसको इंपेयर करता है एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड टू पेरेंट, सब्सिडी पे ऐसे पूरा हक मेरा होता है, पर कोई ऐसी सब्सिडी पे कोई ऐसा लॉ एंड रेगुलेशन लग रहा है, या कोई भी ऐसी कंडीशन लग चुकी है कि उस सब्सिडी का फंड, उस सब्सिडी का जो प्रॉफिट है, उस सब्सिडी का डिविडेंड है, या कोई भी फंड डिविडेंड वगैरह है, वो सब्सिडी पेरेंट को ट्रांसफर कर ही नहीं पा रही है, उसके ऊपर ऐसे कोई लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, मतलब वो केवल कहने को मेरा बच्चा है, बाकी मेरी मदद नहीं कर सकता, बाकी वो मेरे को पापा नाम से बुला नहीं सकता, वो उस तरह से लेवल, वो वाला सीन हो गया, ठीक है। केवल कहने को मेरा बच्चा है, मतलब एक प्राइम ऑफ ऐसे सब्सिडी दिख रही है, पर वो कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं दे रही है, तो वो मेरे को उसको वो एक्सक्लूड कर दूंगा सीएफएस से मेरे, ठीक है। अब इंडेज 110 बोलता है कि अगर सामने वाली एंटिटी मतलब जो आपकी सब्सिडरी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो एफपीटीपीएल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनडल से अपना गेन एंड लॉस रिकॉर्ड कर रही है, जो केवल एफपीटीपीएल से गेन लॉस रिकॉर्ड कर रही है तब नहीं है, अगर वो एफपीटी ओसीआई से रिकॉर्ड कर रही हो तो बनाने की जरूरत है, अगर एफपीटी ओसीआई से कर रही हो, कॉस्ट मेथड पे रख रही हो तो बनाने की जरूरत है। तो केवल इन्वेस्टमेंट एंटिटी जो एफबीटीपीएल पे रिकॉर्ड कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट को, उसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन, ये कब कब किस किस केस में किसको नहीं बनाने हैं।
अब सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन दे रखी है, ये तुमको मेरे से अच्छे से आती है, तुमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छे से पढ़ रखा है पहले एफआर के अंदर। जो एंटिटी वन और मोर इन्वेस्टर्स से फंड लेती है इन्वेस्टमेंट एंटिटी सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ, इनके पर्पस के अलावा और कोई भी सामने वाले को गेन नहीं मिल रहा हो और फेयर वैल्यू बेसिस पे एफवीटीपीएल पे बेसिस पे वो रिकॉर्ड कर रहा हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन में आएगा तो ये एग्जाम्पशन लगेगा। प्रिपेयर करना सीएफएस मैंडेटरी है, हाँ भाई मैंडेटरी है, ये वाला जो मैंने तुमको बताया सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो एजीएम में रखना पड़ेगा। और शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना कर रहा है सीएफएस बनाने के लिए तो भी। और एक ये एक्सप्लेन द एक्सेप्शन प्रिपेयर, एक्सेप्शन जो मैंने ऊपर बताया था कि शेड्यूल 3 के हिसाब से ये एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन यहाँ पे आप बता देना। इन्वेस्टमेंट कंपनी है अकॉर्डिंग टू इंडेज, इंडेज के हिसाब से बना रही, तो इंडेज में तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को एग्जाम्पशन दे रखा है अगर मतलब वो एफवीटीपीएल पे हो, फेयर रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिल रहा है उसको, तो नो एक्सक्लूजन। वो बोल रहा है कि आपको इंडेज के अंदर तो एक्सेप्शन है पर शेड्यूल सेक्शन 129 ऑफ सेक्शन 3 में तो ना एक्सेप्शन है, मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से तो आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। सही बात है, अगर आप मैंने आपको यही बताया था अगर आपको एएस इंडेज मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सेप्शन है तो आप शेड्यूल 3 की कंप्लायंस केवल पूरी कर लो तो हम मान लेंगे आपने शेड्यूल 3 का सीएफएस बना लिया है, आपको और कुछ भी एडिशनल कंप्लायंस नहीं करनी है। ये वही थ्योरी हो गई, सेम एक्सेप्शन वाली थ्योरी यहाँ पे लिख देना, एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद ये वाला sufficient if it complies with, मतलब इसमें तो एग्जाम्पशन है इंडेस में, तो sufficient if it complies with the provision of CFS as per schedule 3, शेड्यूल 3 के सीएफ कंप्लायंस को आप पूरा कर दोगे तो भी हम मान लेंगे। मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ओन 51% वोटिंग पावर शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड, ये स्टॉक इन ट्रेड पे ले रखे, मतलब जो सामने वाला बंदा है जिसने मैंने बोला था टेम्परेरी कंट्रोल वाला हो गया स्टॉक इन ट्रेड, वो तो मैं कुछ टाइम में बेच दूंगा तो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं उसको क्योंकि सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के लिए तो मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं, मेरे सीएफएस में नहीं ले रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बेटा इसके ऊपर एंटिटी के ऊपर इंडेज लगते या फिर एस लगते। अगर इंडेज लगते तो इंडेज के अंदर कोई शॉर्ट टर्म मतलब टेम्परेरी कंट्रोल वाली कोई बात है क्या? नहीं भाई, इंडेज में ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको टेम्परेरी कंट्रोल है तो भी इंडेज के अकॉर्डिंग तो आपको बनाना ही पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर अगर आपको एएस लग रहा है तो ठीक है, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो उसको, बट एक शेड्यूल 3 की कंप्लायंस तो आपको पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। बस सेम चीजें वही है, ये सेम वही है, तुम पढ़ लेना जो मैंने बोला वही मिलेगा यहाँ पे। ओनरशिप 10% वोटिंग पावर, ओनरशिप केवल 10% है फिर भी मेरा उस कंपनी की कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन में मेरा अधिकार है, मेरी सब्सिडी नहीं होगी ना, मतलब अभी तक तो सब्सिडी नहीं थी क्योंकि 10% वोटिंग पावर है, पर मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंपोजिशन पे मेरा अधिकार है। तुमने आप वो पढ़ सके सारे इंडेक्स अच्छे से पढ़ रखे 110 वगैरह सब कुछ, अगर ऐसी कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाए कि मेरा कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन पे मेरा अच्छा खासा हक है, कंट्रोल है, तो भी वो सब्सिडी कहलाएगी, उसको मेरे को सीएफएस में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बस वही देखना है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट ऐसा क्यों बोल रही है कि मैनेजमेंट के पास केवल 10% पावर है तो भी वो कैसे कंट्रोल कर पा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को, भाई ऐसा क्या एग्रीमेंट है उनके बीच में, मुझे वो सारी चीजें चेक करनी है, सीएफएस में तो भी इंक्लूड करना है, और साथ में मुझे रिलेटेड पार्टी वाली चीजें भी चेक करनी है कि रिलेटेड पार्टी जो है, क्योंकि अब वो मेरी सब्सिडी बन गई तो अब जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हुए, और मैंने जो प्रॉपर रिलेटेड पार्टीज है उनको आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी अनआइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल 10% से ही वो 10% से रिलेटेड पार्टी बन चुकी है, तो हो सकता है ऐसे केसेस और भी हो। सब्सिडी तो होगी, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस वजह से वो 10% होने के बाद भी कंट्रोल अपने ऊपर बता रही है, कंट्रोल बता रही है। हो सकता है वो कंट्रोल किसी मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग के कारण हो, शेयर होल्डर एग्रीमेंट के कारण हो सकता है पेरेंट ने उसको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नो हाउ प्रोवाइड कर रखी हो जो पेरेंट की हो, अगर नहीं माना उनकी बात तो पेरेंट उस नो हाउ वगैरह को छीन लेगी। ठीक है, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी सारे रिव्यू करनी पड़ेगी, रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन, ऑल नॉन रिलेटेड पार्टी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे डिस्क्लोज कर रखे हैं ना एज पर इंडेक्स 110 एंड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्लोजर कर रखा है आप लोगों ने। ये सब बाकी रिपीटेड क्वेश्चंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंड ऑडिटर ऑफ सीएफएस, जब भी मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो एज ए पेरेंट, मैं पेरेंट टू मैं ही बनाऊंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, एज ए पेरेंट मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है भाई, बहुत नॉर्मल रिस्पांसिबिलिटी है। अगर मैं किसी भी अगर मेरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो मेरी बहुत नॉर्मल रिस्पांसिबिलिटी है भाई, मेरे को पहले मेरे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे बच्चे कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मतलब मेरी सब्सिडरी कौन कौन है, मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा मेरे बच्चे कौन कौन हैं, उनके बारे में मैं पहले, उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया मेरे बच्चे कौन कौन है, उसके बाद उनसे इंफॉर्मेशन लूंगा, किस चीज की इंफॉर्मेशन लूंगा
कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन कौन है। रिलेटेड पार्टी से तुम उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पता कर सकते हो कि अगर मेरे को मेरे बच्चे पता करूंगा कि मेरे बच्चे कौन कौन है, उनसे इंफॉर्मेशन लूंगा कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड कौन कौन है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, फिर वो पता करने के बाद मैं उनकी सामने वाले को रिपोर्टिंग दे दूंगा, फिर मैं उसके वो पता करने के बाद उनकी रिपोर्टिंग दे दूंगा। वो पता पड़ गया मुझे मेरे बच्चे कौन है, मेरे बच्चे कौन है ये पता करने के बाद मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले लूंगा कि उनकी रिलेटेड पार्टी कौन है, फिर मैं फाइनली रिपोर्टिंग कर दूंगा। और लास्ट के 3 पॉइंट अलग होंगे, वो मैं तुमको अलग बता देता हूँ। मेरे बच्चे कौन है मतलब आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, कि मेरे कौन कौन से सब्सिडी कौन कौन से कंपोनेंट है जो मेरे सीएफएस के अंदर आएंगे, मेरे बच्चे कौन है, फिर मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले लूंगा। मेरे बच्चे आइडेंटिफाई हो गए, अब मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले लूंगा। अब मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले लूंगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन ले लूंगा कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन कौन है, उस हिसाब से मैं उनकी रिपोर्टिंग कर दूंगा। मतलब सिगमेंटेबल रिपोर्टिंग मुझे पता करना पड़ेगा कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो सिगमेंट रिपोर्टिंग में जाएंगे। ठीक है, मेरे बच्चे कौन है उनसे इंफॉर्मेशन लूंगा कि उनकी रिलेटेड पार्टी गर्लफ्रेंड कौन कौन है, उस हिसाब से मैं उनकी रिपोर्टिंग कर दूंगा। ये 3 पॉइंट बहुत नॉर्मल है। अगर आपको कभी भी सीएफएस बनाना है तो आपको, आपने सीएफएस बनाया ही होगा एफआर में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको कुछ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने होते हैं आपको। तो कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट करते हो, एक अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करते हो। मतलब हो सकता है कि आपका जो बच्चा है वो फॉरेन में रह रहा है, आपका बच्चा फॉरेन में रह रहा है तो उसके चाल चलन वगैरह अलग है, उसके रिपोर्टिंग के तरीके अलग है। मतलब वहां पे तो आईएफआरएस लग रहा है, अपने यहाँ पे इंडेस लग रहा है, तो आईएफआरएस की अकाउंटिंग को आपको इंडेस में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब हार्मोनाइज करनी पड़ेगी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी भी एज वेल एज जनरल अकाउंटेंट प्रिंसिपल भी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी, गैप को भी, वही आईएफआरएस इंडेक्स वाला। ठीक है, तो आपको एक तो कंसोलिडेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करनी पड़ेगी और गैप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तीनों बहुत नॉर्मल पॉइंट है, ये तो आप इजीली याद रख सकते हो। एक तो सीएफएस में ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने भी आगे भी काम आएंगे, आगे भी एक दो आंसर में काम आएंगे। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तीनों सेम तरह की चीजें। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सीएफएस बनाते वक्त, अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना पड़ेगा मेरे को। हो सकता है कि कोई बंदा फीफो बेसिस पे चला रहा हो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई बंदा लीफो बेसिस पे चला रहा हो, तो मुझे सबको हार्मोनाइज करना पड़ेगा कि जो सीएफएस बनाऊंगा या तो फीफो या फिर लीफो बेसिस पे, और एक गैप कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन आप याद कर लेना, और बाकी आपके बच्चे कौन है उनसे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी रिलेटेड पार्टी की, और उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही अगर मैं आऊं कि ऑडिटर में, ऑडिट में मेरी ऑडिट भी कर रहा हूं मैं सीएफएस की, तो एज एन ऑडिटर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एज एन ऑडिटर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एज एन ऑडिटर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी सीएफएस बन रहा है फाइनली, वो ट्रू एंड फेयर बने। ट्रू एंड फेयर कब कहलाएगा, जब वो एज पर इंडेस बना होगा, एज पर इंडेस एज वगैरह बना है तो वो ट्रू एंड फेयर हो गई। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई यही होगी कि मैं चेक कर लूं कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो ट्रू एंड फेयर बना है। ट्रू एंड फेयर मतलब वो इंडेस वगैरह के अकॉर्डिंग बना है। अगर ऐसा हो गया तो मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो जाएगी, मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो जाएगी। मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा रखी है, अगर तुमने कंपनी से दे रखा है तो मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है सेक्शन 143 में। सेक्शन 143 में मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो ठीक है, तो मेरी एज ए ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर बने। ट्रू एंड फेयर कब कहलाएगा, वो जब इंडेस एज के अकॉर्डिंग बनाओ, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाओ तो वो ट्रू एंड फेयर कहलाएगा। अगर ऐसा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे रखी है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। ये इसमें कंपनी, अगर तुमने पढ़ा होगा तुमको अच्छे से याद होगा कि सेक्शन 143 के अंदर ही आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो मेरे को वैलिडेट करना है कि सीएफएस इंडेस के हिसाब से बना हुआ है, सेटिस्फाई करना है कि सीएफएस इंडेस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, वो ट्रू एंड फेयर है। तो मेरे को देखना है कि जो मैटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, रिपोर्टिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंक्वायर करूं मैटर 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो कैसे याद करना है ये, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीएफएस ट्रू एंड फेयर हो। मतलब ट्रू एंड फेयर कब होगा, जब वो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा होगा, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बना होगा, तो फाइनली मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो जाएगी। मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें दे रखी है, सेक्शन 143 के अंदर। ऑडिटिंग ऑफ कंसोलिडेशन, इसके अंदर आप एक चीज ध्यान रखना, सीएफएस प्रिपेयर होता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, सीएफएस बनता है ना, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल भी आती है जो सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन है, उससे भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो अपन को देनी पड़ेगी सीएफएस के अंदर, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नाम से। और एक और चीज जो एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 2 जो है इसके अंदर है, जो आप बहुत सारी तरह की आपकी सब्सिडरी है, बहुत सारी सब्सिडरी आपकी, तो जो किसी से गुडविल निकल रहा है, किसी कैपिटल रिजर्व निकल रहा है, ये तुमको पता है ना, जब अपन कंसोलिडेट करें तो कंसोलिडेशन बनाते हैं तो परमानेंट एडजस्टमेंट में निकलता है, गुडविल निकलता है, कैपिटल रिजर्व निकलता है। ये समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, एक बंदे की एक सब्सिडी के गुडविल निकल रहा है, एक सब्सिडी के कैपिटल रिजर्व निकल रहा है, तो आप उसको नेट ऑफ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दो, ऐसा कर सकते हो क्या। तो इन्होंने बोला है आप ऐसा कर सकते हो अगर
आपको इंडेज एज प्रिस्क्राइब मतलब आपको नहीं रोक रही है, मतलब अगर एफआरएफ के अकॉर्डिंग परमिट है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर दो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग परमिट है तो आप ऐसा कर दो। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जिसे नीचे जो नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, नीचे जो नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, उस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो फुल अमाउंट होगा, गुडविल का फुल अमाउंट और कैपिटल का फुल अमाउंट, उसका फुल डिस्क्लोजर एक बार दे देना। मतलब नोट्स में आप फुल डिस्क्लोजर दे दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहो तो नेट ऑफ कर सकते हो अगर एफआरएफ परमिट करता है तो, वरना नहीं। ठीक है, अब एक और हो गई मटेरियलिटी कंसीडरेशन। मटेरियलिटी कंसीडरेशन रिलेवेंस ऑफ एसए 600। एसए 600 क्या होता है, अगर अपन दूसरा सीएफएस बना रहे हैं तो सब्सिडरी की ऑडिट हो सकता है, दूसरा बंदा कर रहा हो तो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मतलब जो कंपोनेंट ऑडिटर है, सब्सिडरी ऑडिटर है, उसका वर्क में थोड़ा यूज कर रहा हूं। तो मटेरियलिटी कंसीडरेशन उसके अंदर क्या होगा, मटेरियलिटी कंसीडरेशन कुछ नहीं है, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप की मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस एफएसपीजी हो गया, और रिलायंस की ऐसे बहुत सारे तरह की अलग अलग हो गई, जैसे जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा रिलायंस का और क्या क्या एफएमसीजी के अलावा, जियो हो गया और कुछ हो गया, ठीक है ना, तो उसको क्या रिलायंस ग्रुप हो गया, तो सबसे पहले रिलायंस जैसे ग्रुप की उसको पहले मटेरियलिटी निकालनी पड़ेगी, रिलायंस एज ए ग्रुप एज ए होल पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी क्या है, पहले पूरे क्या करूंगा, पूरे एज ए होल ग्रुप की मटेरियलिटी क्या है, फिर मैं देखूंगा छोटे छोटी जो सब्सिडरी कंपोनेंट है, छोटी छोटी का सब्सिडरी कंपोनेंट, उनकी मटेरियलिटी क्या है, एज ए होल की मटेरियलिटी देख ली, फिर छोटे छोटे कंपोनेंट की मटेरियलिटी देख ली, तो मैं अब दोनों को कंपेयर कर लूंगा, मैंने दोनों की मटेरियलिटी निकाली, मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा क्या ये कंपोनेंट मटेरियल है क्या, क्योंकि मैंने एज ए होल की मटेरियलिटी निकाल ली, एज ए छोटे छोटे बच्चों की मटेरियलिटी निकाली कंपोनेंट की, तो मेरे को दोनों की मटेरियलिटी पता पड़ने के बाद अब मैं कंपेयर करूंगा क्या ये कंपोनेंट मटेरियल है क्या ये कंपोनेंट मटेरियल है क्या, अगर वो कंपोनेंट मटेरियल है तो मेरे को जो उसका कंपोनेंट ऑडिटर है उससे कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगी, उससे मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगी। मतलब मैंने फाइनली इतना काम क्यों करा, मुझे देखना था कि जो सब्सिडरी जो मैं इंक्लूड करूंगा सीएफएस के अंदर वो मटेरियल सब्सिडरी है या नॉन मटेरियल सब्सिडरी, एक तरीके से इसलिए मैंने पता करा। कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑफ ए ग्रुप एज ए होल, ग्रुप एज ए होल की कैलकुलेट करी, फिर एक मटेरियलिटी मैंने ईच कंपोनेंट की कैलकुलेट करी, फिर उन दोनों को कंपेयर करके पता करा कि वो मटेरियल है क्या कंपोनेंट, जो मैंने करा उनको कंपेयर करा, फिर कि वो कंपोनेंट है वो मटेरियल है क्या, उसको मैंने चेक करा, अगर वो मटेरियल है तो मैं कंफर्मेशन ले लूंगा कंपोनेंट ऑडिटर से रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस कोड ऑफ एथिक्स, और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी मैं वो ले लूंगा। एक ये पॉइंट मुझे लगता है एमसीक्यू में आ सकता है कि एक कंपोनेंट ऑडिटर ने उसके सब्सिडरी पे या जो भी कंपोनेंट है उस पर कुछ क्वालिफिकेशन या रिमार्क कुछ भी दी, तो आप एज ए ग्रुप की ऑडिट कर रहे हो तो वो रिमार्क आप कंसीडर करोगे कि आपके सीएफएस के अंदर, वो रिमार्क में कंसीडर करूंगा, अगर वो रिमार्क मटेरियल है तो, मतलब मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट मुझे उसके क्वालिफिकेशन जो जो सब्सिडरी में क्वालिफिकेशंस आए उस क्वालिफिकेशन को इवेल्युएट करते वक्त भी मुझे मटेरियल का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक चिंदी चिंदी, ऐसा नहीं करना कि चिंदी चिंदी जो कोई छोटे छोटे क्वालिफिकेशन भी है वो भी रिपोर्ट करूं, नहीं भाई, केवल मटेरियल क्वालिफिकेशन है वही मैं रिपोर्ट करूंगा, वही कंसिडर करूंगा। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, जब भी मैं ऐसे ऑडिटर मैं ऑडिटर हूं तो मेरे को उसने मैनेजमेंट ने तो उसकी जितनी भी सब्सिडरी थी उसको मर्ज करके एक सीएफएस बनवा दिया, मतलब उसकी सीएफएस बना दिया सबको मिला के, तो मैं पता कैसे करूंगा कि सब्सिडरी के अंदर सब्सिडरी जितनी थी सारी कंप्लीट हो गई, मतलब जितने का भी सीएफएस बनना चाहिए था, सीएफएस में जो जो सब्सिडरीज इंक्लूड होनी चाहिए थी वो सारी इंक्लूड हो गई, कंप्लीट है सारी सब्सिडीज में, कैसे पता करूंगा मैं, सबसे पहले एक तरीका होगा मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, एक तरीका होगा मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, एक तरीका होगा कि मैं खुद से पता करूं। खुद से कैसे पता करूंगा, खुद से पता करूंगा क्योंकि मैं ऑडिटर हूं, मैं सीए फाइनल के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ के आया हूं, तो मेरे को आता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कि किस किस को सब्सिडरी कहते हैं, तो मैं खुद पता कर लूंगा किस किस को सब्सिडरी कहते हैं, अगर मैंने पता कर लिया किसी को सब्सिडरी कहते हैं तो मैं वो चेक कर लूंगा कि उन सबको उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, या फिर मेरे पास वर्किंग पेपर वगैरह भी होंगे मेरे पास, मैंने पिछली बार भी ऑडिट करी थी, पिछली बार 5 कंपोनेंट थे, इस बार 3 ही बता रहा है मैनेजमेंट, तो मुझे पता पड़ जाएगा, उससे पूछूंगा कि भाई 2 कंपोनेंट गायब क्यों करे इस बार तूने, ठीक है, तो पहले मैनेजमेंट से पूछूंगा और दूसरा ऑडिटर खुद अपने तरीके आजमाएगा। तो मैनेजमेंट से क्या करूंगा, मैनेजमेंट से डायरेक्ट इंक्वायरी कर लूंगा, और एज एन ऑडिटर मैंने क्या करा, मैं एफआर पढ़ के आया हूँ भाई, मैं इंडेज के तरीके, और एक ये दूसरा है कि मैं मेरे पुराने वर्किंग पेपर यूज ले लूंगा, ठीक है, तो इसको ऐसे बांटो तो तब याद होगा, ठीक है। मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई पेरेंट्स का तेरा प्रोसीजर क्या है, रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर, कि भाई तू कैसे पता करता है कि कंपोनेंट कौन कौन से, पहले मैं मैनेजमेंट से जाके पूछूंगा भाई तेरा प्रोसीजर क्या है कि तू कैसे पता करता है कि ये कंपोनेंट है या नहीं है, तेरा क्या प्रोसीजर है, पेरेंट्स का क्या प्रोसीजर है, पेरेंट का। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से पूछूंगा कि अगर कोई नया कंपोनेंट हो कुछ हो तो आप कैसे पता करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे नए कंपोनेंट को। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैनेजमेंट से जाके पूछ रहा हूँ भाई पेरेंट तेरा प्रोसीजर क्या है, तेरा प्रोसीजर क्या है, और अगर तूने बोला कि ये प्रोसीजर है, भाई ये प्रोसीजर तो पुराना है, अगर तेरा कोई नया कंपोनेंट एकदम से बाहर निकल के आया है तो तुम नए कंपोनेंट को पहचानने के लिए तुम्हारा क्या प्रोसीजर रहेगा, और इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से। तो भाई मैं पेरेंट का प्रोसीजर चेक करूंगा, इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट को, पेरेंट का प्रोसीजर चेक करूंगा, इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से, पेरेंट का प्रोसीजर चेक करूंगा, इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से,
उसके बाद भाई मैंने इंडेक्स पढ़े हुए, इंडेक्स बोलता है कि अगर आपका इस जगह इन्वेस्टमेंट है तो आपकी सब्सिडी है, ये आपका जॉइंट वेंचर वगैरह है तो भी आप कंसोलिडेशन में इंक्लूड होगा। अगर इसके साथ कोई दूसरा अरेंजमेंट है, आपका कोई एग्रीमेंट है दूसरे तरीके का, तो भी ये सब्सिडी कहलाएगा। इंडेक्स बोलता है ना, इंडेक्स इतनी सारी चीजें बोलता है, तो मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लगाऊंगा। इन्वेस्टमेंट बोलता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है एज ए पेरेंट्स तो वो कंपोनेंट है नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर वो जॉइंट वेंचर या जॉइंट अरेंजमेंट है तो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर उसका कोई अदर अरेंजमेंट है तो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, पहले शेयर होल्डिंग 21% थी या 52% हो गई, तो अब सब्सिडी बन गया, वो भी चेक करना पड़ेगा। ये सारे इंडेक्स के बताए हुए तरीके, सारे इंडेक्स के बताए हुए तरीके हैं। और एक मैं वर्किंग पेपर चेक करूंगा पुराने साल के, पुराने साल में ये 5 कंपोनेंट थे मेरे, जो सब्सिडी पहले सब्सिडी 5 थी, इस बार केवल 3 सब्सिडी शो कर रहा है वो मैनेजमेंट, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, एक तो मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई पेरेंट तेरा क्या प्रोसेस है और तू नए कंपोनेंट कैसे कैसे पता करता है, उसका इंक्वायर करूंगा। और इंडेक्स का भी मैं पता करूंगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, जॉइंट वेंचर मतलब जॉइंट वेंचर वगैरह कहाँ कहाँ बना रखा है, अदर अरेंजमेंट कहाँ कहाँ है, शेयर होल्डिंग कहाँ कहाँ है, और मैं एक पुराने वर्किंग पेपर मेरे चेक करूंगा। अब हो गया स्पेशल कंसीडरेशन, इसको छोड़ो, टॉपिक हेडिंग छोड़ो। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होता है भाई, तुम मेरे से अच्छे से जानते हो, तुमको बताना है कि ये क्या होता है, बस हिंट देना है मुझे, बाकी तुम मेरे अच्छे से जानते हो। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट वो जब तुम वन टाइम मतलब फर्स्ट टाइम सीएफएस बना रहे हो, तो फर्स्ट टाइम सीएफएस बना रहे हो, जब नया नया अपन ने उसको एक्वायर करा है किसी कंपोनेंट वगैरह को, तब गुडविल कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन होता है। तो बस वो जो एडजस्टमेंट होता है गुडविल कैपिटल रिजर्व वाला, वो ही सीएफएस होता है। और एक और चीज भी होता है, जब अपन की कितना अमाउंट इक्विटी का माइनॉरिटी को अलोकेट होगा, माइनॉरिटी मतलब एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उनको कितना अलोकेट होगा वो। तो एक परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कब होता है, जब फर्स्ट टाइम अपन ने एक्वायर करा है उसको, या फिर शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, शेयर होल्डिंग चेंज हो गई कभी फ्यूचर के अंदर। शेयर होल्डिंग चेंज कैसे हो गई, पहले एसोसिएट टाइप था, अब वो सब्सिडी बन गया। पहले 26% ही था मेरे पास उसका कंसर्न पूरा होल्डिंग, अब वो मेरा 52% हो गया। तो शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, तो वापस कैपिटल रिजर्व गुडविल वगैरह कैलकुलेशन होगा, वापस पूरे के पूरे परमानेंट कंसोलिडेशन होंगे। तुमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में करा हुआ है, ये तुम मेरे से अच्छे से जानते हो, ये तुम समझ जाओगे, मैं जानता हूँ ये। तो कब कब करते हैं अपन, मेड ओनली ऑन फर्स्ट ओकेशन, या फिर सब्सिक्वेंट ओकेशन जब चेंज हो रहा है शेयर होल्डिंग के अंदर। ठीक है, इन केसेस के अंदर क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या बोलते हैं, दो तरह के होते हैं, एक गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करना, और एक अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई एंड माइनॉरिटी, वो होता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और ये करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या, जो भाई हर बार मैं करता हूँ, तुम ये भी तुमको अच्छे से आता है, तुम खुद करोगे ना तो भी होगा। तुम हर बार बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हर बार याद करो तुम क्या करते हो। जब भी तुम बनाते हो तो तुम्हारे दिमाग में दो ही चीजें तो हर बार आती है कि भाई जितने भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है मुझे वो सेट ऑफ करना है, चाहे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में वो इंटरेस्ट वगैरह पीएनएल आइटम हो, या फिर वो बैलेंस शीट आइटम हो। मतलब एक तो इंटरेस्ट हो गया, या इंटरेस्ट का इंडेप्ट हो गया, जो डेट हो गया, मतलब सब्सिडी ने उसको लोन दे रखा है पेरेंट को, पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दे रखा है, वो इंटर ट्रांजेक्शन तुमको नेट ऑफ करना है। मतलब वेटेड ट्रांजेक्शन तुम नहीं शो करते, इंट्रा ग्रुप का तुम एलिमिनेट करते हो। ठीक है, ऐसी बहुत चीजें होती है कि अगर एक दिन ने दूसरे ने को माल बेच रखा है तो उसका इंटर कंपनी प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हो। तो एक तो इंटर कंपनी प्रॉफिट वहां से एलिमिनेट करते हो, इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेट करते हो तो तुम उसका डेफर्ड टैक्स भी बनाते हो। सारा लिंकेज उससे ही जा रहा है ना। समझो कोई भी प्रॉफिट हुआ, माल बेचा तुमने, तो एक तो वो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो एलिमिनेट कर रहा है, उसका जो बैलेंस शीट आइटम है वो एलिमिनेट करना है, उसमें जो माल बेचने में जो प्रॉफिट हुआ वो एलिमिनेट करना है, उस प्रॉफिट में जो डिटेल हुआ वो एलिमिनेट करना है। ये सब चीजें तुमको एलिमिनेट करनी है। साथ में मैंने तुमको एक ऊपर दो एक चीजें बोली थी, वो तुमको चेक करनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करनी पड़ती है, गैप कन्वर्जन करना पड़ता है। ये चीज मैंने बोली थी, दो चीजें वहां पे याद कर लेना। अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करनी पड़ती है, गैप पॉलिसी गैप कन्वर्जन करना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज लो लीफो फीफो वाला मेथड, अगर एक कंपनी लीफो फॉलो कर रही है, एक कंपनी फीफो फॉलो कर रही है, दोनों को मर्ज करके सेम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो करंट हर बार तुम करते हो, हर बार जितनी बार सीएफएस बनाओगे, हर बार जो ट्रांजेक्शन करते हो, वो चीजें वो सारी की सारी यहाँ पे आएगी। बस अब वही है जो मैंने एग्जांपल बोला, वही सीक्वेंस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट होता है, जितनी भी मतलब एक्सेट्रा, वो पीएनएल आइटम को आप एलिमिनेट करोगे इंट्रा ग्रुप के, वो पीएनएल आइटम का जो बैलेंस शीट आइटम है इंडेप्टेड वगैरह उसको एलिमिनेट करोगे, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो उसको एलिमिनेट करोगे, उस प्रॉफिट पे अगर कोई डेफर्ड टैक्स वगैरह हुआ है तो उसको हटाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन, सब्सिक्वेंट इवेंट जितने भी होंगे वो भी एडजस्ट करोगे। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब क्या होता है, हो सकता है आपकी जो कंपोनेंट या फिर पेरेंट कंपोनेंट ही ले लो, कंपोनेंट का जो भी आपका जो डेट था ना बैलेंस शीट का डेट, वो था 31 मार्च, 31 मार्च 21। और जब आप सीएफएस बना रहे हो, सीएफएस का जब सीएफएस आपका जब अप्रूव हो रहा है ऑडिट वगैरह हो के, वो हो रहा है 31 जुलाई, 31 जुलाई 2021। तो इसके बीच में सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन हुए, जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन हुए वो भी तो देखने पड़ेंगे। सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इंडेस भी बोलता है अपना, स्टैंडर्ड ऑटिंग्स भी बोलता है, ऐसे 560 भी। ठीक है, तो वो भी तो एस मतलब तो इंडेस 10 हो गया, और एक सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन का ऐसे 560 भी हो गया। तो वो भी तो बोलता है आपको सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन सब कुछ जो भी एडजस्टमेंट होता है वो सब देने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की होगी, सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आपको चेक करना है, पेरेंट ऑडिटर की भी होगी और पेरेंट मतलब मैनेजमेंट की भी होगी। ठीक है,
बाकी वही हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कन्वर्जन ऑफ गैप जो मैंने बोला था, और एक इक्विटी एनसीआई को कितनी एलोकेट करनी है। वही चीजें बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल कॉमन सेंस ही हो गया होगा, ये तो आंसर यू याद, बस वही है। बाकी जितना निमोनिक्स बना के याद करने की कोशिश करोगे ना उतने ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ट्राई करना निमोनिक जितने कम हो सके निमोनिक उतने कम रखना। रीजन भी निमोनिक्स कंफ्यूज करते हैं, ए वर्ड से ए बी सी तो निमोनिक बना लिया, ए की फुल फॉर्म क्या है, 10 फुल फॉर्म निकल के आ जाएगी एग्जाम में, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैं कहानी बता रहा हूँ छोटी छोटी, उस तरीके से याद करना तो अच्छे से याद होगा बिना कंफ्यूजन के। एक है कि सीएफएस की डेट और कंपोनेंट की डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट अलग है, जो मैं बोला तो सीएफएस की डेट जो है, सीएफएस की डेट क्या होगी, सीएफएस की डेट मान लो 31 जुलाई है 21 सेम, और जो कंपोनेंट की डेट है, कंपोनेंट की फाइनल जो बैलेंस शीट बनी हुई है वो बनी हुई है 31/3 की, तो इन दोनों की डेट अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच का गेप है, जो इन दोनों के बीच का गेप है वो अगर मोर देन 6 मंथ है तो मुझे नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अप टू 6 मंथ है, मतलब अप टू 6 मंथ है तो चलेगा, अप टू 6 मंथ किसमें, एस के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। इन दोनों के बीच का जो गेप पड़ रहा है ना, अगर 6 मंथ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इन डेज से बना रहा हूं तो 3 मंथ तक होना चाहिए इनका गेप, 3 मंथ तक। अगर यहाँ तक है, अगर एज पर इंडेज, अगर इंडेज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं तो 3 मंथ तक का गेप है तो चलेगा, अगर इंडेज एज फॉलो कर रहा हूं तो 6 मंथ तक का गेप है तो चलेगा। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। अगर इतना इतना गेप है 6 मंथ और 3 मंथ का तो ठीक है, आप बीच के जो सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट है, सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट जो हुए वो एडजस्ट करके आप ऑडिट कर लो। पर अगर नहीं, इससे ज्यादा का गेप है तो आपको नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे इस कंपोनेंट का 31 मार्च तक बनाया है ना, उसको एक्सटेंड करो। अगर ये समझ लो सॉरी, अगर ये समझ लो 31 दिसंबर होता तो इसको कंपोनेंट को भी आपको 31 दिसंबर का नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर कम गेप है, मतलब 3 मंथ 6 मंथ का गेप ही है, तो अब नया मत बनाओ, जो बीच का सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट है उसी को एडजस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो मैंने तुमको बताया सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट की होती है, पेरेंट ऑडिटर की होती है उसको चेक करने की, तो वो हो गया। ठीक है, अब ये बस लास्ट टॉपिक रह गया, ये डिफरेंट डिफरेंट की ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग। जब मैं एज ए फाइनेंशियल जब मैं बता अलग अलग केस रिव्यू शुरू करते हैं, जब पेरेंट ऑडिटर और ऑडिटर का कंपोनेंट का ऑडिटर सेम है, मतलब मैं ही कंपोनेंट की ऑडिट कर रहा हूँ, मैं ही सब्सिडरी की ऑडिट कर रहा हूँ, और मैं ही पेरेंट की ऑडिट कर रहा हूँ, मैं ही सीएफएस की ऑडिट कर रहा हूँ, तो सीएफएस का ऑडिटर भी मैं ही हूँ, कंपोनेंट का ऑडिटर भी मैं ही हूँ। उस केस के अंदर मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई, जब दोनों की दोनों चीजें मैं ही कर रहा हूँ ना, तो 1% गलती नहीं होनी चाहिए, 100% ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, 100% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए। जब दोनों के दोनों मैं ही कर रहा हूँ, एक तो होता है कि दूसरा बंदा कर रहा है तो मैं थोड़ी सी गलतियां उसके माथे थोप दूं, यार इसमें मेरी क्या गलती, यार ये तो इसने करा है तो थोड़ा बहुत गलती इसकी है, थोड़ा बहुत चलेगा ऊपर नीचे, मैं करता तो बिल्कुल अच्छे से करता, वो वाला होता है ना सिनेरियो वो। तो वैसे अगर दोनों के दोनों मैं ही कर रहा हूँ तो अब एक होता है कि भाई तूने ऑडिट करिए, फुल्ली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए, ट्रू एंड फेयर बनना चाहिए, फुल्ली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए, ट्रू एंड फेयर बनना चाहिए। अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तू डेविएट हो रहा है तो वहां पे लिख के दे, वहां पे डेविएट करके दे कि तूने इससे डेविएट हुआ। तो क्या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं दोनों काम कर रहा हूँ, फुल्ली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए, फुल्ली ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। अब अगर मैं दोनों के दोनों रिपोर्ट कर रहा हूं तो मेरी होनी चाहिए कि जो सीएफएस बनेगा पूरा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा, अगर कोई भी डिपार्चर तो मुझे डिस्क्लोजर करना है, अकाउंटिंग कोई भी डिपार्चर मुझे डिस्क्लोज करना है, और पूरा ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए, और फुल्ली ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर पेरेंट ऑडिटर इज नॉट एन ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट, अगर पेरेंट ऑडिटर सारे कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, मतलब दूसरा बंदा ऑडिट कर रहा है, तो भाई सीधी बात है, ऐसे 600 जो मैंने बोला था, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मुझे वो करना पड़ेगा। एक साथ में ऐसे 706 की कंडीशन भी पूरी करनी होगी। तुमने पढ़ा होगा कि मेरे को अदर मैटर पेरा के अंदर बताना होता है, अदर मैटर पेरा के अंदर बताना होता है, डिस्क्लोजर देना होता है कि इस कंपोनेंट की अकाउंटिंग अदर ऑडिटर ने करी है, मैंने नहीं करी है। उस मैटर के अंदर मुझे ये बताना होता है कि इतना मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटम ऑफ वर्क, ये उस बंदे ने के लिए, ये इसके लिए वो बंदा लायबल है, मैं लायबल नहीं हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे 600 की सारी जो भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, 600 की, कि अब यूजिंग द वर्क ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि मैं दूसरे ऑडिटर का वर्क कर रहा हूँ, साथ में ऐसे 706 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे अदर मैटर के अंदर लिखना पड़ेगा कि इतना इतना जितना इतना अमाउंट ऑफ वर्क है उसके लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। वो जो मैं नोट दे रहा हूँ ना कि इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, मैं कोई क्वालिफिकेशन थोड़ा ना दे रहा हूँ कि नहीं ये गलत हो सकता है, वो मैं क्वालिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर रहा हूँ, एक बार यूजर को नॉर्मल बता रहा हूँ कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं, नॉर्मल बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसे 600 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, ऐसे 706 के अंदर लिखना पड़ेगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन के लिए दूसरा बंदा लाइबल है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन के लिए फाइनेंशियल में वो बंदा लाइबल है। साथ में जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी ना, ये तो मैं बस एक बार केवल इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इसके लिए वो लाइबल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होगी। ठीक है, नॉर्मल है। अब एक और ये अच्छा चीज है, ये मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जब सामने वाला बंदा दूसरा, मतलब आईएफआरएस फॉलो कर रही हो, सब्सिडरी तो आपकी बाहर है आउट ऑफ इंडिया और आप इंडिया फॉलो कर रहे हो,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग है, गैप कन्वर्जन करने पड़ेंगे। तो भाई आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास क्या दो ऑप्शन होते हैं, जो सब्सिडरी है, जो सब्सिडरी है उस सब्सिडरी के फर्स्ट ऑप्शन तो ये रखो कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप जो बन रहा है आईएफआरएस के अकॉर्डिंग, उसको एक करो कि तू कन्वर्जन कर ले। तू क्या कर ले भाई, कन्वर्जन कर ले। मतलब वो कन्वर्जन नहीं करेगा, कन्वर्जन तो मैं करूंगा। उसका जो एक बार आईएफआरएस के अकॉर्डिंग मैंने मंगवा लिया, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगा लिया, उसने आईएफआरएस मंगा लिया। अब मैं इंडिया के अंदर क्या करूंगा, इंडिया के अंदर मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई उसका कन्वर्जन कर, उसका कन्वर्जन कर इंडेस के अकॉर्डिंग, तभी मैं इसकी ऑडिट कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। ऑप्शन वन तो हो गया ये। ऑप्शन टू क्या होता है, ऑप्शन टू होता है कि उसी बंदे को मैं बोल दूं कि जो सामने वाली जो वहां की एंटिटी, उसी बंदे को बोल दूं कि एक ग्रुप की अकाउंटिंग मैनुअल होती है, हर कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की ग्रुप की अकाउंटिंग मैनुअल होती है, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी की कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए पेरेंट कंपनी के हिसाब से। क्योंकि पेरेंट कंपनी ऐसे बहुत सारे सब्सिडियरीज होती है, कोई गाना के अंदर है, कोई यूएस के अंदर है, कोई यूके के अंदर है, सब अलग अलग फॉलो करे, कोई यूएस गैप फॉलो कर रहा है, कोई आईएफआरएस फॉलो कर रहा है। मैंने फाइनल में तो इंडिया में हूँ, तो मैंने एक अकाउंटिंग मैनुअल बना दी, भाई तुमको जैसे तुम्हारी अकाउंटिंग करनी वो करो, पर जब मेरे को डाटा भेज रहे हो तो एक अकाउंटिंग मैनुअल भेज दी, मेरे को इस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भेज दो। मेरा उस अकाउंटिंग मैनुअल के अंदर पूरी मैंने पॉलिसी लिख रखी होगी कि अकाउंटिंग पॉलिसी ये है, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग करनी है, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग करनी है, जब मेरे को डाटा चाहिए, मतलब मैं इन डेज के हिसाब से पूरी अकाउंटिंग मैनुअल बना के उनको भेज दूंगा। तो फाइनली जो वो अकाउंटिंग मैनुअल के हिसाब से वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहां का ही जो उनका कंपोनेंट ऑडिटर होगा वो सर्टिफाई कर देगा कि हाँ इन्होंने इस अकाउंटिंग मैनुअल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए हैं। तो दो ऑप्शन हो गए, या तो मैं कन्वर्जन करूं या उन्हीं को बोलूं कि नहीं भाई नए सिरे से मेरी अकाउंटिंग मैनुअल से बना। दो ऑप्शन हो गया ना, या तो मेरे हिसाब से इंडेस से ही बना ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल से, या फिर उसको कन्वर्जन करूं। तो दो ऑप्शन है। परफॉर्म में कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट को कन्वर्जन करूं, फिर कन्वर्जन इंडिया में कन्वर्जन करने के बाद मुझे प्रिंसिपल ऑडिटर मुझे सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि कन्वर्जन सही तरीके से हुआ है। या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मैं बोलूं कि पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बना, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल होती है जिसके अंदर सारी पॉलिसी वगैरह होती है, उसके हिसाब से बना, और उसको वो सर्टिफाई करेगा, उसका जो वहां का ऑडिटर है, कंपोनेंट का जो लोकल ऑडिटर है, वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई ग्रुप की अकाउंटिंग मैनुअल के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। वो तो था। अभी ऊपर पढ़ने पड़ा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डिफर कर रहे हैं, वहां पे आईएफआरएस, यहाँ पे अब वहां पे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी वहां के अलग होंगे, यहाँ के स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अलग है। तो क्या करना है कि वहां के जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑडिटर ने जो ऑडिट करी होगी वो तो अलग के हिसाब से ऑडिट करी होगी ना, उन्होंने तो उनके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग लगते हैं उसके हिसाब से ऑडिट करी है। तो मैं मना कर दूंगा, नहीं भाई जो इंडियन के हिसाब से जनरल अकाउंटिंग जनरल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आप ऑडिट करके दो, वरना मैं नहीं, मेरे को नहीं पोसाएगा भाई, हमको केवल हमारे पे भरोसा है। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर लग रहे आप उसके हिसाब से ऑडिट करके दो, वरना मेरे को आप अपना काम बंद करो, ठीक है। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड अंडर फ्रेमवर्क करस्पॉन्डेंट टू इंडियन गेज। ऑल्सो ऑडिटेड, मेरे जो इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग लग रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको ऑडिट करनी पड़ेगी एक बार। कंपोनेंट अकाउंटेंट ऑडिटेड ही नहीं है, फाइनल खत्म। कंपोनेंट जो ऑडिटेड ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को क्वालिफिकेशन रिमार्क देनी है, क्वालिफाई कर रहा हूं मैं आपके अकाउंट को। क्वालिफाई में मैं क्वालिफाई करते हो दोनों इंपैक्ट लिखूंगा। दोनों इंपैक्ट क्या होते हैं, क्वालिटेटिव इंपैक्ट भी क्या है, क्वांटिटेटिव इंपैक्ट भी क्या है, दोनों इंपैक्ट मैं वहां पे लिख दूंगा। अनऑडिटेड है तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा मेरी रिपोर्ट को, वहां पे मैं इवेल्युएट करूंगा क्वालिटेटिव फैक्टर एज वेल एज क्वांटिटेटिव फैक्टर, दोनों को अनऑडिटेड वाले ऐसे 705 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है मुझे ओवरऑल। ये है डन, ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही जल्द दूसरा वाला चैप्टर भी अपलोड करेंगे अपन, बहुत ही अभी कुछ ही दिन के अंदर कर देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पता पड़ जाए जितने भी आगे मैं आगे के रिवीजन लेक्चर, फास्ट ट्रैक बेस्ड लेक्चर का सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो आपको बहुत सारे फ्री वाले नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री नोट्स। आप नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक मेरा ज्वाइन करके फ्री नोट्स ले सकते हो। चलो टाटा बाय बाय सी।